हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं लगातार आपको कुछ पुराने पेपर्स को सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें कि मैंने DSSB के पेपर्स को, KVS के पेपर को, नवोदय के पेपर्स को और यूपी TGT 2011 से लेकर 2016 और यूपी LT का पेपर को अपडेट पहले ही कर चुका हूं। और अभी मैं जो सीरीज़ चला रहा हूं वो है UGC नेट, जो कि मैं 2006 से लेकर 2013 तक का पेपर को सॉल्व कराऊंगा आपको, क्योंकि मैंने ये बात नोटिस किया है और मेरा एक्सपीरियंस ने देखा है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली रिपीट किए गए हैं, कॉपी किए गए हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कुछ बच्चों के मन में ये भ्रम है कि यूपी TGT में सिर्फ यूपी TGT के ही पुराने पेपर लगाने चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यूपी TGT में कोई भी पेपर मतलब जितने भी पेपर हुए हैं पुराने क्वेश्चन उसको लगा के जाएंगे तो भी आ सकता है। तो हर एक स्टेट के पेपर्स को देखिए जो कि उनके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो KVS हो चाहे नवोदय का हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि DSSB का पेपर ही DSSB में रिपीट किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलते हैं और आज से सेशन स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का जो पेपर हमारा है जून 2007 नेट का। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज रेफर्स टू। अगर हम पूरी तरीके से एक्सरसाइज सही से नहीं करते हैं तो किस चीज़ को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपके ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ हाइपोकाइनेटिक्स। जब आपके बॉडी में एक्सरसाइज का इनसफिशिएंट हो जाएगा तो इसे हाइपोकाइनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ क्या बोल रहा है कि प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि प्लेटो वाज नोन एज द फादर ऑफ। तो प्लेटो किसके फादर हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आइडियलिज्म के फादर कहे जाते हैं। कौन? प्लेटो कहे जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज हेल्ड इन। ठीक है, तो पहला जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC की जो पहली कमेटी हुई थी वो कब हुई थी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 1894 में हुई थी। और यहीं पर IOC का यानी ओलंपिक, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को फॉर्म किया गया था। तो ये जगह आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, फ्रांस, पेरिस में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि स्किनर प्रोपाउंडेड। स्किनर यानी इनका जो पूरा नाम है वो है BF स्किनर। इन्होंने रीइंफोर्समेंट थ्योरी को बताया था। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसकी थ्योरी थी? तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी को बताना चाहूँगा आपको। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आता है। मैं अभी आपको थ्योरी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, ठीक है, और कॉग्निटिविस्ट थ्योरी क्या होती है। ये सारे जो है अलग अलग थ्योरी में बच्चे जो फंस जाते हैं उनको समझ नहीं आता है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से चार्ट के थ्रू इसको क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द टर्म ग्रुप डायनेमिक्स रेफर्स टू। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है जो कि डिफाइन करता है कि ग्रुप डायनेमिक्स क्या होता है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रुप डायनेमिक्स है क्या। ठीक है, जब दो या दो से अधिक इंटरडिपेंडेंट व्यक्ति आपस में मतलब रहते हैं और एक दूसरे के लिए सोचते हैं और कार्य करते हैं तो वो क्या होता है? ग्रुप डायनेमिक्स कहलाता है। आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्रुप डायनेमिक है वो जर्मन सोशोलॉजिस्ट कार्ट लेविन ने सबसे पहले ग्रुप डायनेमिक्स शब्द का प्रयोग किया था सोशोलॉजी में। कार्ट लेविन, ठीक है, कार्ट लेविन, ठीक है ना, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रुप डायनेमिक्स शब्द की खोज की थी और उत्पत्ति की थी। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, इसको डिलीट किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रेसिप्रोकल, ठीक है, यानी यहाँ बात कर रहा है रेसिप्रोकल इन्वर्सन इज कॉल्ड व्हेन। तो अब रेसिप्रोकल इन्वर्सन किसको कहेंगे? तो रेसिप्रोकल इन्वर्सन का मतलब होता है कि जब आपका एगोनिस्ट यानी जो मेन या प्राइम मूवर मसल्स होता है, जैसे आपने कोई मसल्स को मूव किया, ठीक है, तो जो मसल्स मेन कॉन्ट्रैक्ट करके एक्टिविटी को कंप्लीट करता है उसे एगोनिस्ट मसल्स कहते हैं
और जो उसके विपरीत यानी अपोजिट मसल्स होता है जो उस टाइम रिलैक्स होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आपने क्या किया कि आपने आर्म कर्लिंग किया, एग्जांपल लेते हैं कि आपने इस तरीके से, मान लीजिए ये आपका हैंड है, आपने ये डंबल उठाया, तो जब आप उसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो आपका एगोनिस मतलब कि आपका बाइसेप मसल्स आगे की तरफ है, ठीक है, और पीछे की तरफ आपका ट्राइसेप मसल्स है। तो जब आप ऊपर की तरफ मसल ले जाते हो तो यहाँ पे बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये एगोनिस मसल्स होगा, जिसे प्राइम मूवर भी कहते हैं। और जो पीछे की मसल रिलैक्स होगी इसे हम एंटागोनिस मसल्स भी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, मसल्स बायोप्सी टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन। तो मसल बायोप्सी टेक्निक हम क्यों यूज करते हैं, तो आप बताना चाहूँगा कि मसल बायोप्सी जो यूज़ होता है, देखिए मसल्स के फाइबर टाइप के लिए यूज जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। मसल्स टाइप को जानने के लिए मैंने बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के मसल फाइबर्स होते हैं, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स, ठीक है, फास्ट ट्विच, और एक होता है स्लो ट्विच। स्लो ट्विच जो होता है वो रेड कलर का होता है और फास्ट ट्विच जो होता है वो वाइट कलर के होते हैं। अब हर एक इंसान के जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, इनमें इन दोनों का रेशियो होता है और इसी रेशियो को जानने के लिए हम बायोप्सी टेक्निक का यूज करते हैं कि कौन सा मसल फाइबर्स का टाइप रेशियो सबसे ज़्यादा उसके बॉडी के अंदर है और उसको इस हिसाब से खेल को चुनने के लिए कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए हिंदी है, मैं जल्दी ही सारे PDF आपको दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देख लेते हैं, बोल रहा है कि ATP इज़ यूज्ड फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ATP जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ होता है तो उसे कौन सी एनर्जी बोलते हैं, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। ATP सबसे जरूरी एनर्जी करेंसी के रूप में भी ATP को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लैक ऑफ फिटनेस कॉज। तो लैक ऑफ फिटनेस का कारण क्या होता है, अगर आपको फिटनेस काफ़ी अच्छी नहीं है तो आपका मसल्स क्रैम्प होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है, मसल्स क्रैम्प होने के चांस बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि इंजरी टू मीडियल मेनिस्कस इज़ कॉमन इन। तो मीडियल मेनिस्कस जो इंजरी होती है वो किस में ज़्यादातर होती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। फुटबॉल प्लेयर्स में मेडियल मेनिस्कस इंजरी को देखा जाता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एल्बो ज्वाइंट इज़ फॉर्म्ड विद द फॉलोइंग बोन्स। एल्बो ज्वाइंट कितने बोन से मिलकर बनता है आपको ये बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, दैट इज अल्ना, रेडियस एंड ह्यूमरस। ये तीनों बोन मिलकर आपका ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। कुछ बच्चों का शिकायत है कि सर आप हिंदी में नहीं है, बच्चा भाई आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं हिंदी में एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ ना पढ़ने के बाद, अगर आप देखेंगे सच में कि UGC नेट के जो हिंदी होते हैं ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं और कहीं कहीं संस्कृत के वर्ड भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए इसका हिंदी पूरी तरीके से कराना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आपको PDF डाल दूंगा, आप क्या करिए कि उससे प्रैक्टिस लगा लीजिएगा, लेकिन आप समझ यहाँ लीजिए, आप जब यहाँ समझ के प्रैक्टिस लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप पहले मेरे वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद जो मैं आपको PDF सेंड कर रहा हूँ उस PDF का हार्ड कॉपी निकाल के एक बार दो बार प्रैक्टिस सेट जरूर लगाए। इससे क्या होगा कि आप इन क्वेश्चन को कभी भी एग्ज़ाम में अगर देखेंगे तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि लीनियर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो लीनियर मोशन किसका एग्जाम्पल होता है, दैट इज स्ट्रेट रनिंग। अगर हम कोई चीज़ सीधी रेखा में जा रही है तो उसे हम लीनियर मोशन का एग्जाम्पल करेंगे। दूसरा होता है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वहाँ बोल रहे हैं कि टूवर्ड्स लेट प्राइमरी स्कूलिंग द एम्फेसिस सेट शुड बी लेड ऑन। अगर कोई बंदा है, ठीक है, उसकी जो प्राइमरी है एजुकेशन हो रही है तो प्राइमरी एजुकेशन के बाद, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन के बाद अंतिम छोर पर इन पर बल दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो आप किस पर बल देंगे जब उसका प्राइमरी स्कूलिंग होगा बच्चे के, किस चीज़ पर, किस नेचर पर सबसे ज़्यादा बल देंगे, किस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए आपको, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, उसके खुद के डेवलपमेंट में, और इंडिविजुअल डेवलपमेंट एज अ ग्रुप सोसाइटी, ये दोनों आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे
यहाँ बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, इसमें से स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से संबंधित कौन सा बात नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योर डिजीजेज। ठीक है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में डिजीज़ को क्योर नहीं किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ड्यूरेशन ऑफ माइक्रोसाइकिल इज, तो यहाँ माइक्रोसाइकिल की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, माइक्रोसाइकिल वाला क्वेश्चन आपको डी ट्रिपल एस बी में भी देखने को मिला होगा और यूपी टीजीटी में भी कई जगह ये पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए किस तरीके से थोड़ी सी यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में हिंदी में नहीं आती हैं, इस वजह से मैंने इस तरीके से करना चाहा। आगे बात कर लेते हैं कि अ फास्टर एडॉप्टेशन प्रोसेस टू ऑकर, तो अगर फास्टर एडॉप्टेशन देखा जाएगा तो यह सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, बिगनर्स में सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनकी जो आपके बॉडी सिस्टम्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, ये लोड को अगर पहली दफ़ा अडॉप्ट करते हैं तो बहुत तेज़ी से उनके अंदर प्रभाव और इफेक्ट देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो उनके अंदर एडॉप्टेशन प्रोसेस का, लोड एडॉप्टेशन प्रोसेस का ज़्यादा जल्दी होती है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात यहाँ पे हो रहा है क्या कि द टेस्ट एंड रीटेस्ट इज मेथड टू इस्टेब्लिश, टेस्ट और रीटेस्ट मेथड किस में किया जाता है यूज़, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रिलायबिलिटी में। ठीक है, विश्वसनीयता में, यानी रिलायबिलिटी का एक टाइप होता है टेस्ट एंड रीटेस्ट, और एक होता है आपका स्प्लिट हाफ मेथड्स, और भी कुल 4 करके रिलायबिलिटी होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि यूजिंग शॉर्ट मेथड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन पहले। तो यहाँ पे कह रहा है रोजर स्ट्रेंथ टेस्ट इज कंसिस्ट ऑफ, तो रोजर स्ट्रेंथ टेस्ट में इनमें से कौन से इवेंट्स होते हैं आपको ये बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या क्या होगा पहले हम ये जान लेते हैं। तो यहाँ होगा आपका पहला आपका होगा क्या कि हैंड ग्रिप टेस्ट, ये रोजर टेस्ट में होता है। नेक्स्ट होता है दूसरा लेग स्ट्रेंथ टेस्ट भी होता है, और फिर होता है यहाँ पे तीसरा दैट इज़ बैक स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, ये तीनों इवेंट्स होते हैं रोजर स्ट्रेंथ टेस्ट में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि हैबिट टेनिस टेस्ट इंक्लूड्स, हैबिट टेनिस टेस्ट किसको इंक्लूड करता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। तो क्या क्या होता है यहाँ पे पहला, यानी कि जो यहाँ बोल रहा है कि ड्राइव हैंड, फोर हैंड ड्राइव प्लेसमेंट, तो हैबिट टेनिस टेस्ट में फोर हैंड ड्राइव प्लेसमेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा है करेक्ट, दैट इज बैक हैंड ड्राइव प्लेसमेंट, और लास्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज सर्विस प्लेसमेंट। तो ये प्लेसमेंट वाले जो शब्द हैं यहाँ पे ये तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, और ये 3 हैबिट टेनिस टेस्ट का पार्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 को लगाने के लिए मैंने पिछले वीडियो में कुछ ट्रिक्स भी बताए थे। तो जैसे आप जानते हैं कि क्रॉस ओवर टेस्ट मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए होता है, अगर इसमें से जैसे आप चारों में से 2 भी जानते हैं तो भी आप इनको लगा दीजिए, लेकिन अगर एकदम नहीं जानते तो नहीं लगा पाएंगे। कम से कम 2-3 आपको जानना, 2 कम से कम जानना जरूरी होता है। तो ए का चौथा अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ए का चौथा हो जाएगा। तो ए का चौथा जिसमें देखिए 2 ऑप्शन में आपको मिल गया, तो बाकी के जो 2 ऑप्शन होंगे वो कट जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट बी को देखते हैं। जेसीआर टेस्ट होता है मोटर एबिलिटी टेस्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बी का तीसरा। तो मोटर एबिलिटी टेस्ट क्या है, मोटर एबिलिटी टेस्ट को हम देख लेते हैं। तो बी का तीसरा जिसमें दिया है वो ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को हम करेक्ट मानेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, तो सिंपल जो इन्वायरमेंट पे मौजूद रहते हैं गैसेस जो,
उनके बारे में बताना है कि कितना कौन रहता है, कौन सा गैस कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक आप देख रहे होंगे, पेपर में ही मिस्टेक है कि 0.79 नहीं होता है, ये होता है 79%। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसका जो पहला वाला है, ऑक्सीजन होता है आपका 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.04%, नाइट्रोजन होता है 0.79%, और जो अदर पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ कणों में जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ क्या कह रहा है कि हेल्थ एंड सेफ्टी स्किल्स कैन बी टॉट इन द स्कूल थ्रू। हेल्थ और सेफ्टी स्किल्स स्कूलों के अंदर कराया जाता है, तो किसके तहत कराया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, फर्स्ट एड भी बताया जाता है, नेक्स्ट है मेडिसिन, यहाँ सेफ्टी एजुकेशन में बताया जाता है, और नेक्स्ट बताया जाता है ड्राइवर एजुकेशन में। मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में नहीं बताया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 का, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन 1 3 और 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पूछ रहा है कि बाइसेप मसल्स अटैच ऑन द फोरआर्म एक्ट्स एज। अगर बाइसेप मसल्स को अटैच किया गया है फोरआर्म में, ठीक है, मतलब आर्म में अटैच किया गया है आपके, तो यह किस प्रकार का लीवर की तरह कार्य करेगा? तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, थर्ड लीवर की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि PPBS स्टैंड्स फॉर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बस्टिंग, इवेल्युएशन एंड, यहाँ पूरा देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, 4 इज करेक्ट होगा, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बस्टिंग, इवेल्युएशन एंड सिस्टम। ठीक है, ये आपका PPBS का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि फर्स्ट 4 फुटबॉल जो वर्ल्ड कप हुए थे उनको एक सिक्वेशनल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उरुग्वे पहला हुआ था आपका उरुग्वे में, फिर आपका हुआ यहाँ पे इटली में, फिर हुआ फ्रांस में, और फिर हुआ ब्राज़ील में। तो ये आपका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर देखिए आपको हाई जंप्स के कुछ स्कोर दिए गए हैं। तो आपको इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड का यहाँ पे बताना है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और 0 का मतलब है क्लियर किया है, और एक्स का मतलब यहाँ पे है कि फेल्ड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि देखिए सबसे पहले एस ने देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये चीज़ आप देखिए यहाँ पर कि इसने 1.80 मीटर के लिए सिर्फ 2 अटैम्प्ट लिए हैं। ठीक है, बाकी इन दोनों ने क्या लिए हैं, इन दोनों ने 3 अटैम्प्ट लिए हुए थे, और तीसरे अटैम्प्ट में इन्होंने क्लियर किया, इसने क्या किया कि दूसरे अटैम्प्ट में क्लियर किया। इस वजह से फिर इसके पिछले परफॉर्मेंस पर जाएंगे। और इसके पीछे जब हम देखते हैं तो इसके पीछे हम देख रहे हैं कि जो आर वाला है उसने इससे पहले जो 175 का डिस्टेंस कवर किया था वो सिर्फ एक अटैम्प्ट में ही क्लियर किया था। बाकी इन दोनों ने क्या लिया था कि ज़्यादा मतलब लिया था। तो ये तरीका होता है कि पहले हम देखते हैं कि हाईएस्ट वाले पे कौन है, वहाँ पे क्लियर करते हैं, और उसके बाद जब हमको नहीं समझ में आता तो हम पीछे वाले परफॉर्मेंस पे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ हो जाएगा आपका, ये आपका फर्स्ट जाएगा, ये आपका सेकंड जाएगा, और बाकी आपका ये थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। देखिए पहले पेंटाथलन इस तरीके से अरेंज होते थे, अब पेंटाथलन दूसरे तरीके से अरेंज होते हैं। ठीक है, इसमें घुड़सवारी भी होता है, फेंसिंग भी होती है, तलवारबाजी भी होती है। तो ये वाला पेंटाथलन आपको नहीं पढ़ना है, ये पुराना हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। तो आपको क्या बताने हैं कि पहले 4 ओलंपिक खेल बताने हैं कि जो आपके पहले 4 ओलंपिक खेल हुए थे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि जो पहला ओलंपिक खेल हुआ था एथेंस में 1896 में। दूसरा आपको बताना चाहूँगा कि जो हुआ था वो हुआ था आपका पेरिस में 1900, पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट आपका सेंट लुइस, ये आपका हुआ था 1904 में। देखिए फिर यहाँ पर एथेंस दे दिया है, ये सिर्फ भरमाने के लिए गलत तरीके से वाली अरेंज किया गया है।
तो ये ऑप्शन गलत मानेंगे इसको, ठीक है। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कभी कभी आपके नेट एग्ज़ाम में जानबूझ के भरमाने के लिए ऑप्शन भी गलत देते हैं ताकि आप अपने क्वेश्चन को गलत कर दें। कुछ लोग चौथे से स्टार्ट करेंगे तो वो गलत कर देंगे। तो 1 2 3 4 इसको सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है यहाँ पे कि आइडेंटिफाइंग द करेक्ट ऑर्डर इन विच द ओलंपिक मोटो अपीयर्स। तो ओलंपिक का आपको मैंने बताया था कि आपको एक वर्ड याद रखना है। वो वर्ड क्या है आपका CAF। अगर आप इसको याद करते हैं, कैप को याद कर लीजिए, CAP कैप याद रखता है, आपको कैफ याद कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसका सही आप भर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, CTS अल्टियस फोर्टियस। इसके नीचे अगर आप एक 3 वर्ड बैठा देंगे F, पहला यहाँ पे क्या होगा F, ठीक है, F यहाँ पे कर लीजिए, H और S FHS, नीचे FHS याद कर लीजिए, आपका निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर देखिए आपके बताना है लेसन प्लान। अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आपका ये जो दिए हुए हैं कि इंट्रोडक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिस वगैरह सब कब होना चाहिए, तो ये आपको अरेंज करना है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान देना होगा, इस बात को आप समझिए। तो अरेंज सिक्वेशनली द स्टेप्स ऑफ गुड लेसन प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है, सबसे पहला पार्ट आपका होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहला पार्ट आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि पहले वाले में सभी में इंट्रोडक्शन को पहले रखा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट है देखिए यहाँ पे क्या है कि दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। इसको हम सेकंड करते हैं। पहले हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे कि इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका। इसके बाद क्या होता है, प्रैक्टिस होता है चौथे नंबर पर। और पाँचवें नंबर पे क्या हो जाएगा आपका, पाँचवें नंबर पे चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा, ये पाँचवें नंबर पे आपका हो जाएगा पाँचवा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5 का सीक्वेंस बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ देख लेते हैं ये क्या कह रहा है कि अरेंज सिक्वेशनली द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के हिस्टोरिकल पीरियड दिए गए हैं एंशियंट टाइम के, इनको अरेंज करना है कि पहले कौन सा पीरियड आया। तो देखिए सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था, ये आपका पहले नंबर पर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वैदिक पीरियड, ये आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। फिर आता है आपका फिर आपका आता है हिंदू पीरियड, ये आपका तीसरे नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आता है मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन भारत, ये आपका चौथे नंबर पर हो जाएगा, ठीक। तो अच्छा आइए चलिए इसको मिलाते हैं। तो पहले नंबर पे कौन है आपका, दूसरा। तो दूसरा आपका पहले नंबर पे है, फिर आपका है पहला, दूसरा, पहला, ठीक है, चौथा और तीसरा। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा 2 1 4 3, ठीक है। 2 1 4 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको बता रहा है कि अजमेर सिंह किससे संबंधित है। तो अजमेर सिंह संबंधित है बास्केटबॉल से, दिलीप तिर्की संबंधित है किससे, ये हैं हॉकी से संबंधित, महेश भूपति टेनिस से संबंधित हैं और परमजीत सिंह जो हैं जिन्होंने मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था वो आपके एथलेटिक्स से संबंधित हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि पहले का पहला किस में लग रहा है। तो ये पहले का पहला आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यानी पहला ये ऑप्शन से आपको मिल गया। उसके बाद बी का तीसरा दिया हुआ है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। लेकिन प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि सी का दूसरा बता रहा है, तो ये मिस्टेक है टाइपिंग की और ये गलत पेपर पर टाइप हुआ, कहीं कहीं भी इसका ऑप्शन नहीं आ रहा। और अगर इसके ऊपर जाएंगे डी वाले पर तो ये गलत बता रहा है डी वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसको करेक्ट माना जाएगा, इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक किया हुआ है। और जब टाइपिंग मिस्टेक होता है ना तो फिर कॉमन नंबर सभी को मिलता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर क्या देखा है। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। उदयन पंडित किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है आपको एग्रीकल्चर को। वीर चक्र किसको दिया जाता है, सोल्जर्स को दिया जाता है और भारत रत्न सिविलियंस को दिया जाता है,
ठीक है। तो आपका बन रहा है ए का चौथा। तो देखिए ए का चौथा कहाँ दिया हुआ है, यहाँ सी पे दिया, डी पे भी दिया हुआ है, और बी का तीसरा आपको बताना है। तो बी का तीसरा यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बीट चक्र देखिए सी का पहला दिया हुआ है और भारत डी का दूसरा दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ देख लेते हैं कुछ खिलाड़ियों के नाम हैं और उनसे रिलेटेड आपके टर्म्स दिए हुए हैं। तो वॉलीबॉल से जो संबंधित टर्म्स है जो यूज़ होता है, ठीक है, लिब्रो उसमें यूज़ होता है वॉलीबॉल में। बास्केटबॉल में हम जंप बॉल यूज़ करते हैं टर्म्स, और जंप बॉल का मतलब होता है कि जब स्टार्टिंग मैच होता है फर्स्ट क्वार्टर का, तो वहाँ जंप बॉल से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, और टेनिस आपका क्या होता है, डबल फॉल्ट होता है, गोल्फ होता है पार। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए का दूसरा किस में दिया हुआ, देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा बी और सी में। इसके बाद आपको बास्केटबॉल को देखना, जंप बॉल, तो बी का पहला कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ऐसे क्वेश्चन तो करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप वाकई अगर इसको कर ले रहे हैं ना बिना किसी प्रॉब्लम के, तो ये सब क्वेश्चन से एक क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके चार क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से घबराना नहीं चाहिए हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं यहाँ पे। तो 36 की बात कर लेते हैं। 36 क्या कह रहा है यहाँ पर, तो पहला बोल रहा है कि अ ड्रग इंक्रीजिंग अलर्टनेस, तो दैट इज स्टिमुलेशन। अलर्टनेस जो बताता है वो स्टिमुलेशन को बढ़ाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। बी यहाँ पूछ रहा है साइकोलॉजिकल स्टिमुलेंट, साइकोलॉजिकल मतलब जो बढ़ाता है वो आपका नारकोटिक्स बढ़ाता है, क्योंकि आपको दर्द नहीं होने देता है। तो नारकोटिक्स मतलब है कि पेन किलर के रूप में भी काम किया जाता है। और टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की तरह होता है, ताकत बढ़ाता है, मसल्स के पावर को बढ़ाता है। और बीटा ब्लॉकर्स है स्टिमुलेटरी यानी कि स्टेडी मूवमेंट्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ए का चौथा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आसन जो होता है, ये एक तरीके से आसन को हम पॉस्चर कहते हैं। प्राणायाम क्या होता है, ये होता है ब्रीदिंग कंट्रोल। और धारणा क्या होता है, कंसंट्रेशन। और समाधि क्या होती है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये आइए आगे देखते हैं कि क्या इसका सही कम्बिनेशन बना हुआ है। तो ए का चौथा हम देखेंगे, तो ए का चौथा किस में दिया हुआ है, आपके दो ऑप्शन है ए में और सी में। इसके बाद प्राणायाम को देखते हैं, तीसरा किस में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पे सही दिया हुआ है। तो हम कुल मिलाकर नतीजा पहुँचते हैं कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपका यहीं पे आज ख़त्म होता है। इन क्वेश्चंस को लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है आपको मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम फंसती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ये नंबर आप लिख लीजिए मेरा 9670234567। ये नंबर है मेरा, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कोई डाउट है आपको इसमें से तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।